तो दो मुख्य टॉपिक्स मुझे आज लगे इम्पॉर्टेंट हैं आज के न्यूज़पेपर्स में। पहला, द 131st अमेंडमेंट बिल फेल्ड इन लोकसभा, और दूसरा, इंडिया की रैंकिंग जो है इकोनॉमिक रैंकिंग वो 6 नंबर पे चली गई है, 4th से स्लिप करके। ठीक है, लेकिन मुझे जो पहला टॉपिक है ये बहुत महत्वपूर्ण लगा। इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो बहुत सारी बातें हैं जो जीएस पेपर टू इंडियन पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसको ध्यान से समझना चाहिए हम लोगों को। इससे कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस थोड़ा सा अलग तरीके से डिस्कस करते हैं, इसी टॉपिक को डिटेल में देख लेते हैं। और जो इकोनॉमिक रैंकिंग वाला मामला है, आईएमएफ ने जो रैंकिंग निकाली है उसको हम लोग मंडे को एनालाइज कर लेंगे न्यूज़पेपर एनालिसिस में। ठीक है, जो रेगुलर हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस होता है। देखिए, ये जो 131st अमेंडमेंट बिल रखा गया लोकसभा में, ये फेल हो गया। सरकार ने रखा, इसको फेल हो गया। फेल होने से हमारा मतलब है कि इसको जो रिक्वायर्ड मेजॉरिटी थी, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, वो मिल नहीं पाया। साथ ही साथ इट बिकेम फर्स्ट अमेंडमेंट बिल टू बी इंट्रोड्यूस्ड बाय द करेंट एनडीए गवर्नमेंट विच हैज़ फेल्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। पहली बार ऐसा हुआ है कि मौजूदा सरकार ने कोई अमेंडमेंट बिल प्रपोज किया है और वो बिल पास नहीं हो पाया है, रिक्वायर्ड मेजॉरिटी मिल नहीं पाई है इसको। आखिर इस अमेंडमेंट बिल को लेकर के क्या समस्या है, क्यों बहुत सारे पार्टी जो हैं इसको अपोज कर रहे हैं, वो सब थोड़ा हम लोग समझते हैं। तो इसको समझने के लिए पहले हम लोग को जाना होगा 106th अमेंडमेंट एक्ट में। जो 2023 में ऑलरेडी पास किया जा चुका है। इस अमेंडमेंट एक्ट की मदद से 1/3 रिजर्वेशन फॉर विमेन की व्यवस्था की गई इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। लेकिन ये जो रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई 1/3 फॉर विमेन इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड राइट अवे। इसके इम्प्लीमेंटेशन में एक कंडीशन लगा दिया गया। कंडीशन ये था कि दिस प्रोविजन विल बी इम्प्लीमेंटेड आफ्टर नेक्स्ट डीलिमिटेशन। और यही कारण है कि अभी जो असम के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन हुआ है, या बाकी स्टेट्स में भी जहां असेंबली इलेक्शन हुआ है, वहां पे आप देखेंगे कि विमेन के लिए रिजर्वेशन नहीं था। ठीक है, बिकॉज दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड आफ्टर नेक्स्ट डीलिमिटेशन। अब सारा जो बहस है या जो करंट ये जो 131st अमेंडमेंट बिल का फेल होना है, वो इसी से रिलेटेड है। डीलिमिटेशन के बाद इम्प्लीमेंट होगा। अब डीलिमिटेशन क्या है वो थोड़ा सा आराम से समझ लेते हैं। देखिए, डीलिमिटेशन सिंपली मीन्स रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो डीलिमिटेशन क्या है, इसको समझने के लिए हमें आर्टिकल 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा समझना चाहिए। आर्टिकल 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि देयर शुड बी इक्वल representation for every voter। देखिए, मैं थोड़ा अगर और डिटेल में समझाऊं, इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरी वोटर, ये प्रिंसिपल तो एक्चुअली आर्टिकल 81 में भी बोला गया है। फिर इस प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने के लिए आर्टिकल 82 में अरेंजमेंट किया गया है। वो अरेंजमेंट क्या है? इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू एवरी वोटर का मतलब क्या है? देखिए, जैसे 10 लाख लोग हैं और 10 लाख लोगों को मिलाकर के एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई लोकसभा की। दूसरे जगह 20 लाख लोग हैं, उनको मिलाकर के
वहाँ पे एक सीट रखी गई, लोकसभा की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई, तो यहाँ पे द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर एवरी वोटर वो डिफीट हो जाएगा। टेक्निकली यहाँ का जो हर एक वोटर है उसकी वोटिंग वैल्यू यहाँ के एक वोटर की वोटिंग वैल्यू के मुकाबले दोगुना है। तो इसी प्रिंसिपल को दूसरे तरीके से नाम दिया जाता है वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। अब वन पर्सन वन वोट तो है ही, हर एक इंसान के पास वोटिंग एक ही वोट देने का अधिकार है, लेकिन ये जो वन वैल्यू है वो तभी इंश्योर हो पाएगी जब जितना हो सके संभव एक गिवन नंबर ऑफ पॉपुलेशन के लिए एक पर्टिकुलर सीट हो लोकसभा में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, देन ओनली दिस प्रिंसिपल विल बी फॉलोड, अदरवाइज इट वॉन्ट बी फॉलोड। ठीक है, यहां 10 लाख है तो यहां भी 10 लाख हो। इसी के लिए आर्टिकल 82 में बात की गई है डीलिमिटेशन की। आर्टिकल 82 कहता है कि पार्लियामेंट टाइम टू टाइम एक बॉडी बनाएगा जिस बॉडी का काम होगा कि वो डीलिमिटेशन करे। डीलिमिटेशन से हमारा मतलब है कि अलग अलग स्टेट्स की जनसंख्या देखी जाए, मध्य प्रदेश की जनसंख्या देखिए, बिहार की जनसंख्या देखिए, फिर जनसंख्या के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से उसको आप सीटें एलोकेट करें। ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स एलोकेट की जाए लोकसभा में। तो डीलिमिटेशन में पहला काम होता है रीएलोकेशन ऑफ सीट्स। पहले से जो सीटें हैं वो तो हैं लोकसभा के अंदर अलग अलग स्टेट को, हर बार जब डीलिमिटेशन कमीशन बनाया जाएगा बाय द पार्लियामेंट एज पर आर्टिकल 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो डीलिमिटेशन कमीशन का काम होगा, पहला काम, कि अब जनसंख्या के हिसाब से वो अलग अलग स्टेट्स को दोबारा से रीएलोकेट करे या रीडिस्ट्रीब्यूट करे सीट्स। ठीक है, अब एक बार जब एक स्टेट को सीटें मिल गई, जैसे असम को सीटें मिल गई, मान लीजिए 14 सीटें मिल गई, ठीक है, लोकसभा के अंदर, तो दूसरा काम होगा रीड्रॉइंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्रीज। हो सकता है कि कहीं पे जनसंख्या ज़्यादा बढ़ी हो, कहीं पे कम बढ़ी हो। तो जैसे असम के अंदर बात की जाए तो 14 सीटें हैं। एक है यहाँ पे गुवाहाटी कॉन्स्टिट्यूएंसी, डीमा हसाओ कॉन्स्टिट्यूएंसी। एरिया वाइज डीमा हसाओ कॉन्स्टिट्यूएंसी इज़ वेरी बिग इन कंपैरिजन विद गुवाहाटी कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड द रीजन इज़ ऑब्वियस, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, तो इक्वल वैल्यू रखने के लिए यहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया वाइज कम है बट पॉपुलेशन वाइज मोर और लेस बराबर किया गया है। तो पॉइंट ये है कि डीलिमिटेशन एक एक्सरसाइज है जिसके अंतर्गत टाइम टू टाइम नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा रीएलोकेट किए जाते हैं स्टेट्स को, प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर भी सीटें बढ़ाई जा सकती हैं अगर जनसंख्या बढ़ी हो तो, और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन लोकसभा एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली, उनकी बाउंड्री भी रिड्रॉ की जाती है विद द गोल वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। ठीक है, हर इंसान का वोट वैल्यू बराबर हो, ये है डीलिमिटेशन का कॉन्सेप्ट। मेन जो ये 131st अमेंडमेंट बिल अटका हुआ है वो इसी प्रोविजन के कारण, इसी डीलिमिटेशन के कारण अटका हुआ है। तो हम लोग डीलिमिटेशन को अच्छे से समझ रहे हैं। तो डीलिमिटेशन क्या होता है वो आप समझ गए। डीलिमिटेशन करेगा कौन? डीलिमिटेशन करेगी एक बॉडी जो पार्लियामेंट कानून की मदद से बनाएगा, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 82 में। उस बॉडी को कहा जाता है डीलिमिटेशन कमीशन। ठीक है, सो एक बार फिर से अगर देखें तो आर्टिकल 81 ये बात करता है स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा की। आर्टिकल 170 ये बात करता है स्ट्रेंथ ऑफ
लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 81 के हिसाब से करेंटली 550 सीटें हो सकती हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज 550, लेकिन करेंटली इट इज 545, एक्चुअली इज 545। ठीक है, इसी आर्टिकल 81 में बोला गया है कि द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल रिप्रेजेंटेशन कैसे हो, इसके लिए आर्टिकल 82 बोला गया है कि पार्लियामेंट एक लॉ बना करके एक बॉडी बनाएगी, स्पेशलाइज्ड बॉडी, जिसको हम लोग कहते हैं डीलिमिटेशन कमीशन। और डीलिमिटेशन कमीशन जो है टाइम टू टाइम डीलिमिटेशन एक्सरसाइज करेगा। डीलिमिटेशन एक्सरसाइज, और डीलिमिटेशन एक्सरसाइज क्या है? दो हैं एक्टिविटी, सीट्स का री एलोकेशन एंड रीड्रॉइंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और ये जो एक्टिविटी है ये दोनों लेवल पे होगी, लोकसभा के लेवल पे और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों लेवल पे होगी। ठीक है, आर्टिकल 82 में ही ये बात की गई डीलिमिटेशन कमीशन की। ठीक है, अब डीलिमिटेशन कमीशन नेचुरल सी बात है कि कब बैठेगा, तभी बनाया जाएगा जब सेंसस होगा, जनगणना होगी, गिनती में पता चलेगा कि यहाँ पे लोगों की संख्या बढ़ गई है, यहाँ पे कम हो गई है, तो उस हिसाब से डीलिमिटेशन कमीशन बनाया जाएगा। सो डीलिमिटेशन कमीशन, आर्टिकल 82 सेज कि डीलिमिटेशन कमीशन विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द पार्लियामेंट आफ्टर एवरी सेंसस। नेचुरल सी बात है, सेंसस से डीलिमिटेशन कमीशन का रिलेशन है, और कानून बना करके डीलिमिटेशन कमीशन बनाया जाएगा। अब आजादी के बाद 1951 में सेंसस हुआ, उस हिसाब से 1952 में डीलिमिटेशन कमीशन बना दिया गया। अलग अलग स्टेट्स के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली की कितनी सीटें होनी चाहिए और लोकसभा के अंदर अलग अलग स्टेट्स को कितना रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, ये काम किया पहले डीलिमिटेशन कमीशन ने। फिर बाउंड्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी तय कर दी उसने। फिर यही काम हुआ 1961 के सेंसस के बाद। 1962 या 63 में डीलिमिटेशन कमीशन बनाया गया। ठीक है, उसने अपना काम किया। फिर यही काम हुआ 1971 के सेंसस के बाद। फिर एक 1973 तक डीलिमिटेशन कमीशन बना दिया गया, उसने अपना काम कर दिया। ठीक है, ये काम चलता रहता, 81 में भी होता, 91 में भी होता। लेकिन फिर हुआ क्या, 42nd अमेंडमेंट किया गया संविधान में 1976 में, और डीलिमिटेशन की जो एक्टिविटी है, डीलिमिटेशन एक्सरसाइज जो है, उसको स्टॉप कर दिया गया टिल 2001 तक डीलिमिटेशन एक्टिविटी नहीं होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बात धीरे धीरे समझ आ रही थी सरकार को कि पॉपुलेशन के हिसाब से सीटों का जो रीअलोकेशन किया जाता है डीलिमिटेशन कमीशन द्वारा, उसमें अनचाहे तरीके से, अनजाने तरीके से उन स्टेट्स को फायदा हो जा रहा है जो पॉपुलेशन कंट्रोल स्ट्रेटजीज में फेल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुअर परफॉर्मेंस के लिए यहाँ इंसेंटिवाइज किया जा रहा है कि आप पॉपुलेशन बढ़ाएं, आपको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। सो इट वाज प्रूविंग टू बी काउंटर प्रोडक्टिव एज फार एज पॉपुलेशन कंट्रोल स्ट्रैटेजीज वेयर कंसर्न। उस टाइम में सरकार जो है वो पॉपुलेशन कंट्रोल को करने के लिए बहुत सीरियस थी। तो जहाँ पे जिन स्टेट्स की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी उनको ज़्यादा सीटें मिल जाएंगी लोकसभा में। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तो चलिए उनके स्टेट की बात है, उसमें सीटें ज़्यादा कम हो ठीक है,
बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लोकसभा के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हर स्टेट चाहेगा कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़े ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिले। सो इट वॉज प्रूविंग टू बी काउंटर प्रोडक्टिव as far as population control was concerned। इस कारण से 2001 तक इसको फ्रीज कर दिया गया, बोला गया कि नहीं होगा डिलिमिटेशन। अब साल आ गया 2001। 2001 में हो गया सेंसस। सेंसस कराने के बाद अब बारी आई कि अब करो फिर से डिलिमिटेशन एक्टिविटी। बात तो फिर वही हो जाती, जिन स्टेट्स की जनसंख्या बढ़ी है उन स्टेट्स को फिर फायदा मिल जाता। तो 2001 के बाद, सेंसस के बाद 84th अमेंडमेंट किया गया पार्लियामेंट में, संविधान के अंदर पार्लियामेंट के थ्रू 84th अमेंडमेंट किया गया, जिसमें बोला गया कि डिलिमिटेशन होगा, जरूर किया जाएगा, लेकिन सीट्स का रीएलोकेशन नहीं होगा, या दूसरे शब्दों में कहें तो सीट्स को फ्रीज कर दिया गया। अगर कुछ होगा डिलिमिटेशन में तो वो होगा रीड्रॉइंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, सीट्स लेकिन उतनी ही रहेंगी। इससे क्या है कि ये जो प्रॉब्लम थी कि पॉपुलेशन बढ़ने पे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उस स्टेट को फायदा हो जा रहा था, वो प्रॉब्लम को डील किया जा सकेगा। साथ ही साथ रीड्रॉइंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जाएंगी ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस 1991, 1991 के डेटा के हिसाब से किया जाएगा, क्योंकि सेंसस 2001 वाला भी कंप्लीट हुआ नहीं था, अभी ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हुआ नहीं था, लेकिन साल 2001 आ गया था। 42nd अमेंडमेंट ने तो 2001 तक ही डिलिमिटेशन एक्टिविटी को रोका हुआ था। तो 84th अमेंडमेंट करके बोला गया कि डिलिमिटेशन किया जा सकता है, खाली बाउंड्रीज को रीड्रॉ किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस 1991। फिर डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया 2002 में एज पर डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 2002। जैसा कि मैंने आपको बताया, आर्टिकल 82 क्या कहता है कि पार्लियामेंट कानून की मदद से डिलिमिटेशन कमीशन बनाएगा बार बार। तो हर बार सेंसस, उसके बाद पार्लियामेंट कानून बना करके डिलिमिटेशन कमीशन बनाता था, और वो फिर ये दोनों एक्टिविटी करती थी। 1981 के बाद और 1991 के बाद डिलिमिटेशन कमीशन नहीं बनाया गया। 2001 के बाद डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जा सकता था तो बनाया गया। उसको बोला गया पहले कि आप सेंसस 1991 के हिसाब से बाउंड्रीज को रिड्रॉ करें, लेकिन सीटें जितनी हैं उतनी रहेंगी। तो सीटें जो हैं वो 550, और अलग अलग स्टेट को जितना रिप्रेजेंटेशन मिला, वैसे असम को 14 है, कहीं बिहार को 40 है, इस तरीके से। तो सबका, उत्तर प्रदेश का 80 है, तो उतना ही रहेगा, वो नहीं बदल सकता। डिलिमिटेशन कमीशन 2002 को बना दिया गया। अभी ये काम शुरू करता है डिलिमिटेशन एक्टिविटी में 5, 6, 7 साल समय लगता है। तब तक सेंसस 2001 कंप्लीट हो चुका था। तो फिर एक और अमेंडमेंट लाया गया, 87th अमेंडमेंट। उसमें बस एक छोटा सा चेंज किया गया, बोला गया कि 87th अमेंडमेंट वाज ब्रॉट इन 2003। उसमें बोला गया कि डिलिमिटेशन कमीशन 2002 विल वर्क ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा of census 2001, and then delimitation commission of 2002 completed its work by 2008 except असम। असम के अंदर एनआरसी अपडेट किया जाना था, तो एनआरसी के कारण असम के अंदर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज नहीं हुआ, जो फिर अभी रिसेंटली 2023-24 में शुरू हुआ, राइट। तो डिलिमिटेशन कमीशन 2002 ने अल्टीमेटली 87th अमेंडमेंट एक्ट के मदद से सेंसस 2001 को बेसिस बना करके और रीड्रॉइंग ऑफ बाउंड्री कर दी। और अभी करेंटली जो डिलिमिटेशन कमीशन का प्रोविजन एप्लीकेबल है भारत में, वो यही है 2002 वाला। तो पॉइंट ये है कि सीट्स का एलोकेशन जो है
वो 1971 के हिसाब से चल रहा है, जबकि कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो बाउंड्री है वो 2001 के हिसाब से चल रहा है, एज पर डिलिमिटेशन कमीशन 2002 विच कंप्लीटेड इट्स वर्क इन 2008। बात समझ आ रही है? सीट्स को जो फ्रीज किया गया था, पहले फ्रीज किया गया 42nd अमेंडमेंट से, फिर उसको एक्सटेंड किया गया 84th अमेंडमेंट से। 87th अमेंडमेंट ने बस इतना कहा कि सेंसस 2001 विल बी यूज्ड बाय द डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ 2002। आर यू गेटिंग? लेकिन सीटें वही चल रही हैं। अभी जो 84th अमेंडमेंट से सीटें जो फ्रीज की गई थी, ये फ्रीज की गई हैं 25 साल के लिए, 2026 तक। हर बार जब सीटें फ्रीज की जाती हैं तो 25 साल के लिए की गई हैं। जैसे 1976 में फ्रीज किया गया, 1976 से लेकर के 2001 तक। अब 2001 में 84th अमेंडमेंट एक्ट की मदद से फ्रीज किया गया 2006 तक। ये बात समझ रहे हैं आप लोग? तो ये है अभी तक का हिसाब किताब। अब सेंसस 2021 में होना था, वो हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ पैंडेमिक। वो सेंसस अब चल रहा है, वो 2027 तक कंप्लीट होगा। नेक्स्ट सेंसस के बाद अगली डिलिमिटेशन कमीशन बनाई जा सकती है, जो वापस से सीटों का रीएलोकेशन कर सकता है, क्योंकि 2026 के बाद से 84th अमेंडमेंट का जो प्रोविजन है वो लैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंसस जो 2027 तक कंप्लीट होगा, उसके बाद भारत सरकार चाहे तो अगला डिलिमिटेशन कमीशन बनाए और उसको काम दे कि आप वापस से सीटों का भी रीअरेंजमेंट कीजिए एज पर द पॉपुलेशन। लेकिन उसके पहले भारत सरकार लेकर के आई ये 131st अमेंडमेंट बिल, जिसमें एक बात तो इन्होंने कही कि हम लोग जो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटें हैं उसको 50% से इंक्रीज कर रहे हैं। यानी कि लोकसभा में 550, करेंटली 545 है, मैक्सिमम 550 है, इसको 50% से इंक्रीज करके समवेयर क्लोज टू 850 कर देंगे। ठीक है, 50% इंक्रीज। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की 400 सीटें हैं, तो 403 हैं, उनको बढ़ा करके 600 के आसपास कर देंगे, तो सबका वैसे ही बढ़ाया जाएगा। इससे फायदा क्या होगा कि अब विमेन के लिए अगर 1/3 सीटें रिजर्व भी कर दी गई तो भी ओपन कैटेगरी की सीटें उतनी ही रहेंगी, अब जो इन जनरल सीटें थी पहले उतनी ही रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए 545, इसमें 50% अगर आप इंक्रीज करें तो 273 आता है। ठीक है, ये टोटल कहां चला जाएगा? ठीक है, ओके। तो ये जो सीटें हैं 820 के आसपास कर दी जाए, 545 का 50%। ठीक है, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि पहले जितनी सीटें अवेलेबल थी उतनी ही सीटें अभी भी अवेलेबल होंगी इन जनरल। एक्स्ट्रा जो सीटें बनाई गई, ये जो एक्स्ट्रा सीटें बनाई गई, ये समझ लीजिए विमेन के लिए बना दी गई। ठीक है, और पार्लियामेंट की बिल्डिंग को तो नया बना ही दिया गया है सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत, जहां पे पहले से कैपेसिटी बढ़ा करके रखी गई है। सिमिलरली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की भी सीटें बढ़ा दी जाएंगी। उत्तर प्रदेश में 400 से बढ़ा करके 600 कर दी गई, तो एक्स्ट्रा जो 200 सीटें हैं वो विमेन के लिए समझ लो हो गई। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि 550 से बढ़ा करके कर देंगे भले 850 मैक्सिमम स्ट्रेंथ। ये तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात हो रही है ना, अमेंडमेंट करके मैक्सिमम स्ट्रेंथ बढ़ा करके 850 कर देंगे। रियल सेंस में 545 है अभी, उसको बढ़ा करके 818 या 820 के आसपास रखेंगे, जिससे विमेन के लिए 1/3 सीटें अरेंज हो जाएंगी।
एक सीसेट का भी प्रश्न बन रहा है, समझ रहे हो ना, 50% इंक्रीज है, बट फिर ओवरऑल का जितना था उसका 50% इंक्रीज है, लेकिन ओवरऑल का दिस अमाउंट इज 1/3। समझ रहे हो ना? ये तो ठीक है, ये पहला प्रोविजन है इस 131st अमेंडमेंट का। दूसरा प्रोविजन सरकार ने इस बिल में रखा कि हम लोग डीलिमिटेशन करेंगे यूजिंग 2011 सेंसस, क्योंकि डीलिमिटेशन के कारण इस अमेंडमेंट एक्ट, तो ध्यान रहे 106th अमेंडमेंट एक्ट इज ऑलरेडी पास्ड, विमेन को 1/3 सीटें दी जानी है, ये ऑलरेडी पास हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब इसको इंप्लीमेंट करने के लिए डीलिमिटेशन करना है। और डीलिमिटेशन जो है, एक तरीका है कि हम इंतजार करें 2026-27 वाला सेंसस खत्म होने का और फिर अगला डीलिमिटेशन कमीशन काम करे, उसके बाद विमेन के लिए सीटें रिजर्व हों, ठीक है, या उसके पहले ही बोल दिया जाए कि डीलिमिटेशन कमीशन विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड विच विल वर्क ऑन द बेसिस ऑफ 2011 सेंसस। तो सरकार ने दूसरा रास्ता अपनाया, इंतजार करने के बजाय 1-1.5 साल, उन्होंने कहा कि नहीं, हम अभी राइट अवे विमेन के लिए जो रिजर्वेशन की व्यवस्था हो गई थी 2023 में, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हम ये बिल ला रहे हैं। और डीलिमिटेशन ही तो एक अरंगा था, एक तो सीट बढ़ाना था, वो तो कभी बढ़ा देंगे, ठीक है, सीट बढ़ा दिया, नहीं भी बढ़ाते तो गिवन नंबर ऑफ सीट्स में से 1/3 देना पड़ता, तो बोले चलो सीट बढ़ा देते हैं, ठीक है। पुराने जो ओरिजिनल कानून है उसमें ये नहीं बोला गया था कि सीटें बढ़ाई जाएंगी, लेकिन अब बोला कि चलो सीटें बढ़ा देते हैं। और दूसरा, डीलिमिटेशन का वेट करने के बजाय अभी डीलिमिटेशन कर देते हैं, एक डीलिमिटेशन कमीशन बनाएंगे और वो डीलिमिटेशन कमीशन काम करेगी ऑन द बेसिस ऑफ 2011 सेंसस, ठीक है। तो बेसिकली ये जो 131st अमेंडमेंट बिल है, इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, though it has failed but it was introduced in order to give implementation to 106th amendment act, जिसके अंतर्गत विमेन को रिजर्वेशन दिया गया है, जिसको हम लोग कहते हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक है, विमेन रिजर्वेशन एक्ट। अब इसको लेकर के बवाल उठ रहा है, 2011 सेंसस डीलिमिटेशन भी है क्या कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड सदर्न स्टेट्स, इनकी जनसंख्या उतनी बढ़ी नहीं है जितनी बढ़ी है जनसंख्या नॉर्दर्न स्टेट्स की। इनके लिए दूसरा शब्द इस्तेमाल होता है हिंदी हार्टलैंड, हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स भी हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, यहां की जनसंख्या ज्यादा बढ़ी है 1976 से हम बात करें 2011 तक, तो यहां की जनसंख्या ज्यादा बढ़ी है इन कंपैरिजन विथ पॉपुलेशन इन द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न एंड सदर्न स्टेट्स। अब अगर 2011 का सेंसस के बेसिस पे डीलिमिटेशन कमीशन बनाया गया, जिसको काम दिया गया रीएलोकेशन ऑफ बाउंड्रीज, रीएलोकेशन ऑफ सीट्स भी करने का, बाउंड्रीज तो रिड्रॉ जो करना है वो तो करना ही है, ठीक है, मेन मामला इसका कि रीएलोकेशन ऑफ सीट्स करने का दिया गया, तो फिर हिंदी हार्टलैंड में सीटें बढ़ जाएंगी ज्यादा, जो 800, ये जो एक्स्ट्रा 273 सीटें हैं उसमें से ज्यादा सीटें इनको जाएंगी, इनको कम जाएंगी, तो इनका रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी कम है और कम हो जाएगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसी को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा है, इसी को लेकर के जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो यूनाइट हो गई, बोले कि ना हम लोग ये नहीं होने देंगे। भारत सरकार क्या कह रही है, उन्होंने बिल जब रखा तो अमित शाह जी ने, होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा कि देखिए हम लोग किसी भी स्टेट को नुकसान नहीं होने देंगे, डीलिमिटेशन कमीशन बनाएंगे, उसमें हम लोग एक बात साफ साफ कह देंगे कि हर स्टेट की जितनी अभी सीटें हैं लोकसभा में उससे 50% ज्यादा सीट मिलेगी। मतलब अगर उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं तो वहां से बढ़कर के 120 होंगी, जनसंख्या के हिसाब से चला जाए तो उत्तर प्रदेश को ज्यादा मिल जाएगा,
क्योंकि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या ज़्यादा बढ़ा है तब से, क्योंकि ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल स्ट्रेटजीज उतना अच्छा काम नहीं किया जितना सदर्न स्टेट्स या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हुआ है, तो इनकी जनसंख्या उतनी बढ़ी नहीं है। अब अगर 2011 सेंसस के हिसाब से सीटें भी रीएलोकेट की गई तो इनको फायदा इनको नुकसान है, लेकिन अमित शाह जी ने कहा कि हम लोग हर स्टेट का उसी प्रोपोर्शन में सीट बढ़ाएंगे 50%, जैसे ओवरऑल सीट 50% बढ़ना है तो स्टेट्स का भी 50% बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश का 80 से बढ़ा करके 120 कर देंगे, अब बिहार का 40 से बढ़ा करके 60 कर देंगे, ताकि प्रोपोर्शनली हर स्टेट का उतना ही रिप्रेजेंटेशन रहे। लेकिन यह बात 131st अमेंडमेंट बिल में लिखी नहीं है। 131st अमेंडमेंट में बस यह बात कही गई है कि देयर विल बी डीलिमिटेशन एज पर 2011 सेंसस, ठीक है। और फिर एक अलग से डीलिमिटेशन बिल भी रखा गया, क्योंकि डीलिमिटेशन कमीशन बनाने के लिए डीलिमिटेशन एक्ट लाना होगा। तो 131st अमेंडमेंट एक्ट में बोला गया कि देयर विल बी डीलिमिटेशन एज पर 2011 सेंसस, बट रीएलोकेशन ऑफ सीट्स पर स्टेट हैज टू बी डन, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स तो बढ़ाना है, ये तो पहला प्रोविजन है। बट रीएलोकेशन ऑफ सीट्स विल बी डन इन द सेम प्रोपोर्शन, ये बात लिखी नहीं है। ये बात बस होम मिनिस्टर साहब ने वर्बल कमिटमेंट दिया कि आप लोग चिंता मत कीजिए, यहां पे 2011 सेंसस से हमारा मतलब है कि खाली इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ बाउंड्रीज की जाएंगी एज पर पॉपुलेशन इंक्रीज या डिक्रीज, बट नंबर ऑफ सीट्स का जो प्रोपोर्शन है हर स्टेट का वही रहेगा। ओवरऑल 50% बढ़ा, हर स्टेट का भी 50% बढ़ा दिया जाएगा, तो ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन वैसा ही रहेगा, बट ये बात लिखी नहीं है। अब जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो एलिगेशन लगा रहे हैं कि जो करंट गवर्नमेंट है एनडीए की सरकार, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पार्टी है बीजेपी, उनको सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलता है इन स्टेट से जिनके लिए हिंदी हार्टलैंड वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। ये एलिगेशन है। तो जो अपोजिशन पार्टीज एलिगेशन लगा रहे हैं कि आप लोग चाहते ही हैं कि हिंदी हार्टलैंड की सीटें बढ़ जाएं ताकि 2029 वाले इलेक्शन में आपको फायदा हो जाए, ठीक है। यही कारण है कि आप एम्बिगुअस तरीके से ला रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 131st अमेंडमेंट एक्ट में 2011 सेंसस के बेसिस पे डिलिमिटेशन किया जाएगा, लेकिन आप साफ साफ नहीं लिख रहे हैं कि हर स्टेट का 50% बढ़े। तो सुन करके तो जस्टिफाइबल लग रहा है ये क्रिटिसिज्म, लेकिन एक और बात मेरे ध्यान में आती है कि अगर सरकार को यही करना था तो उनको अभी ये बिल लाना ही नहीं चाहिए। इतने बेवकूफ तो वो है नहीं, वो वेट कर लेते एक साल वेट कर लेते, फिर जब सेंसस कंप्लीट होता 2026-27 वाला, फिर एक डीलिमिटेशन कमीशन बिल लाते। सिंपल बिल होता, सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाता, ऑर्डिनरी बिल होता, और डीलिमिटेशन कमीशन बना देते। और डीलिमिटेशन कमीशन अब अपना काम करती एज पर द ओरिजिनल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि भैया मुझे इक्वल 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू इंश्योर कराना है, तो अलग अलग स्टेट्स की सीटें हम उसी हिसाब से रीअरेंज कर देंगे। अगर सरकार को यह करना होता तो वो ये करती, एक साल इंतजार करती, क्योंकि 2026 के बाद अब ये जो अपोजिशन पार्टीज हैं, बॉल उनके कोर्ट में आ जाता कि अगर अब आपको वो सीटें वैसे ही फ्रोजन रखनी है जैसे 1971 से है, तो अब आप लाइए एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, प्राइवेट मेंबर की तरह लाइए बिल, और आप पास कराइए कि नाउ जो 84th अमेंडमेंट की मदद से 2026 तक सीटों को फ्रीज किया गया था, अब 2051 तक सीटों को फ्रीज किया जाए। इसके लिए अब अपोजिशन पार्टीज को लाना पड़ता कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, और वो पास कराना उनके बस का है नहीं, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए और अपोजिशन में है, मतलब उनके पास मेजॉरिटी नहीं है। तो अगर सरकार एक साल रुक जाती तो फिर उनका वो सिंपल मेजॉरिटी से भी काम हो जाता, और सिंपल मेजॉरिटी तो उनके पास है, इसीलिए वो सरकार में है। तो मिला जुला करके मामला जो है वो इंटेंशन पे सवाल उठा रहे हैं कुछ लोग, लेकिन फिर इस पे बहुत सर्टेनिटी से कहा नहीं जा सकता है कि इंटेंशन है क्या। लेकिन हाँ, इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि सरकार ये जो बिल डिफीट हुआ है, इस बिल में थोड़ा बदलाव करे, दोबारा से इस बिल को रखे, जिसमें साफ साफ लिख दे कि जो सीटें हैं वो हर एक स्टेट को बढ़ा करके दी जाएंगी इन द सेम प्रोपोर्शन। आर यू गेटिंग?
तो आई होप आप लोगों को ये मामला समझ आ रहा है। अब एक बार जल्दी से थोड़ा और यहाँ पे नोट्स देख लेते हैं ताकि, और इसके बाद मैं ये पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा ताकि आप चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं। तो ये बिल डिफीट हो गया, ठीक है। तो द बिल लोकसभा में ही रिजेक्ट हो गया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है तो इसको क्या चाहिए, 2/3 मेजोरिटी चाहिए। 2/3 मेजोरिटी मिल नहीं पाया। साथ ही साथ इट बिकेम फर्स्ट बिल इन लास्ट 12 ईयर्स। जब से करंट नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है पहली बार ऐसा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल डिफीट हुआ है। अब 131st अमेंडमेंट बिल मेनली लाया गया इन ऑर्डर टू गिव इंप्लीमेंटेशन टू दिस विमेन रिजर्वेशन एक्ट। विमेन रिजर्वेशन एक्ट एज ए रिजल्ट ऑफ 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें बात की गई कि 1/3 सीटें रिजर्व की जाएंगी लोकसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, यूनियन टेरिटरीज में। बट आर्टिकल 334A क्या कहता है कि एक तो ये वीमेन के लिए रिजर्वेशन 15 साल ही रहेगा, परमानेंट नहीं है। दूसरा, इट विल बी इंप्लीमेंटेड आफ्टर नेक्स्ट डीलिमिटेशन एंड सेंसस। डीलिमिटेशन एंड सेंसस आर इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज। अब मेन मामला यहां से कारण फंस गया, आर्टिकल 334A के कारण। विमेन रिजर्वेशन एक्ट पास होकर के रखा हुआ है, 106th अमेंडमेंट करके रखा हुआ है संविधान में, लेकिन अभी इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। तो उसी को इंप्लीमेंट करने के लिए ये अगला बिल लाने की और इसको कानून बनाने की कोशिश की गई कि सीटें बढ़ा दो, ठीक है, 550 को बढ़ा करके कर दो 850, ठीक है, मैक्सिमम सीटें, और एक्चुअल जो है वो उसी हिसाब से बढ़ा दो, ठीक है। इससे क्या है कि जो एडिशनल सीटें होंगी वो विमेन के लिए आ जाएंगी। लाइकवाइज स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज विल बी इंक्रीज्ड। मामला जो है यहां फंसा, डीलिमिटेशन जो है वो कर दो, अगले डीलिमिटेशन का इंतजार करने के बजाय अभी डीलिमिटेशन बिठा दो और 2011 के सेंसस के बेसिस पर फैसला कर लो, ठीक है। अगर ये बिल पास हो जाता तो इससे फायदा ये होता कि 1/3 सीटें जो रिजर्व है विमेन के लिए वो राइट अवे इंप्लीमेंट हो जाती, ठीक है। तो अब सरकार कह रही है कि देखो ये विमेन के साथ धोखा है, वो बात भी सही है, ठीक है। 1 साल बाद होता, 1 साल पहले हो जा रहा होता अगर ये बिल पास हो जाता तो। अब मामला जो है वो डीलिमिटेशन का है। डीलिमिटेशन का मतलब क्या है, रीड्रॉइंग ऑफ बाउंड्रीज एंड नंबर ऑफ सीट्स का भी ऑल्टरेशन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। आर यू गेटिंग? आर्टिकल 82, पार्लियामेंट शुड कॉन्स्टिट्यूट डीलिमिटेशन कमीशन अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट आफ्टर एवरी सेंसस। तो हर सेंसस के बाद कानून की मदद से, ठीक है। डीलिमिटेशन कमीशन जिस आइडिया पे काम करता है वो आइडिया आर्टिकल 81 में लिखा है, जहां पे लोकसभा के नंबर ऑफ सीटें हैं उसी में यह भी लिखा गया है कि एज फार एज पॉसिबल इट मस्ट इंश्योर इक्वल रिप्रेजेंटेशन। इक्वल रिप्रेजेंटेशन को ही हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। तो डीलिमिटेशन कमीशन का काम यह है कि वो बाउंड्रीज को डिसाइड करे। अब 14 सीटें मिल गई आसाम को, लेकिन कहीं पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है गुवाहाटी में, कहीं पे कम है। तो आप देखिए कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी इतना बड़ा है, कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी छोटा है, ठीक है, ताकि एज फार एज पॉसिबल इक्वल वैल्यू हो पाए। अब डीलिमिटेशन कमीशन 1951 के सेंसस के बाद 52 में बनाया गया, 63 में बनाया गया, आफ्टर 61 सेंसस से 73 में बनाया गया, लेकिन 81 और 91 में नहीं बनाया गया एज ए रिजल्ट ऑफ 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसने कहा कि डीलिमिटेशन की एक्टिविटी होगी ही नहीं 2001 तक। 2001 के बाद चूंकि 25 साल तक के लिए एक बार किया जा सकता। आप संविधान पे परमानेंट ब्रेक नहीं लगा सकते। संविधान में कोई प्रोविजन अगर लिखा है आप उसको परमानेंटली डेफर करने के बजाय आप एक टाइम तक कर सकते हैं। तो वही किया इन्होंने 25 साल तक। अब जब 2001 आया तो इन्होंने एक्सटेंड कर दिया और 25 साल तक, जहां तक सीटें फ्रीज होने का सवाल है। सीटें जो हैं वही उतनी ही रहेंगी, लेकिन कहा कि दोबारा से डीलिमिटेशन कमीशन बनाया जाए जिसका काम होगा रीड्रॉइंग ऑफ बाउंड्रीज। तो डीलिमिटेशन कमीशन एक बार बना दोबारा से 2002 में, ठीक है। बट 84th अमेंडमेंट ने कहा था कि 1991 सेंसस के हिसाब से काम होगा, फिर 87th अमेंडमेंट ने कहा कि नहीं 2001 सेंसस के हिसाब से काम होगा। तो 2002 वाला जो डीलिमिटेशन कमीशन है जिसने अपना काम पूरा किया बाय 2008, उसने डीलिमिटेशन की एक्टिविटी की है, यानी कि रीड्रॉइंग ऑफ बाउंड्री की है ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस, ठीक है। अब अपोजिशन पार्टी जिसको अपोज इसलिए कर रहे हैं, एक तो कह रहे हैं कि हेस्टी मूव है, जल्दी जल्दी की क्या जरूरत है, अगले साल तो सेंसस हो ही रहा है, फिर कीजिएगा। बट इस क्रिटिसिज्म में बहुत ज्यादा दम है नहीं।
सरकार को सच में रुक जाना चाहिए। अगर हिंदी हार्टलैंड वाला ही मामला है तो 2011 के मुकाबले 2026 में उनकी संख्या और बढ़ गई होगी। आर यू गेटिंग? तो उनको तो और रुक जाना चाहिए। अब अभी जो ये सीटें हैं अलग अलग स्टेट्स में, जैसे उत्तर प्रदेश में 80, बिहार में 40, असम में 14, कर्नाटका में 28, अभी ये जो सीटें हैं ये सब 1971 से ही चल रहा है, सब 1971 से चल रहा है। ठीक है, 2002 में खाली इंटरनल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का रीअलाइनमेंट किया गया है। पहला क्रिटिसिज्म में बहुत ज्यादा दम नहीं है, दम है यहां लॉस फॉर सदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, क्योंकि 2011 सेंसस के हिसाब से अगर सीटें रीअरेंज कर दी गई तो इनको फायदा हो जाएगा। अभी सीटें जो है 1971 के हिसाब से। अब मामला यहां देखो, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा कि भैया घबराने की बात नहीं है, हर स्टेट का 50-50% सीट बढ़ा देंगे। लेकिन ये जो मामला डिबेट जो है वो पूरा का पूरा आ रहा है विथ रेस्पेक्ट टू बिल्स टेक्स्ट एंड वर्बल एश्योरेंस। अमित शाह जी ने कहा कि देखो कर्नाटका का 28 से बढ़ा के 42 कर देंगे, आंध्र प्रदेश का 25 से बढ़ा करके 38 कर देंगे। तो जितनी परसेंट ऑफ सीटें आपके पास पहले थी उतनी ही परसेंट ऑफ सीटें बाद में भी रहेंगी। जब सबका 50-50% बढ़ेगा तो प्रोपोर्शन वही रहेगा। आर यू गेटिंग? लेकिन ये लिखा नहीं है ना टेक्स्ट में, बिल में। अब दूसरा एनालिसिस, अगर सबका 50-50% बढ़ा दिया गया तो नंबर ऑफ सीट्स हर स्टेट का लोकसभा में जितना है उतना ही रह जाएगा। कर्नाटका का 5.15 रह जाएगा, आंध्रा का 4.65 रह जाएगा, तेलंगाना का 3.18 रह जाएगा। लेकिन अगर 2011 सेंसस के हिसाब से नंबर ऑफ सीटें भी वापस से रीअलोकेट कर दी गई तो क्या मामला होगा देखो। कुछ स्टेट्स को होने लगेगा नुकसान, ठीक है, कुछ स्टेट्स को भर भर के होगा फायदा। कह रहे हैं इस एनालिसिस के हिसाब से तमिलनाडु जैसे स्टेट की सीटें घट जाएंगी, ऐसा कह रहे हैं। देखो द सदर्न शेयर इन, ये सीटें नहीं है, ये परसेंटेज है वैसे तो, ठीक है। देखो ईस्टर्न स्टेट्स 48% इंक्रीज इन द सीट्स होगा, ठीक है। एज ए शेयर यहां से ऐसे समझो कि जिन स्टेट्स की जनसंख्या ज्यादा बढ़ी है विथ रेस्पेक्ट टू 1971, नेचुरल सी बात है कि उनका सीट ज्यादा बढ़ेगा। जिन स्टेट की संख्या उतनी नहीं बढ़ी है उनका सीट कम होगा या उतना नहीं बढ़ेगा। आर यू गेटिंग? बढ़ेगा लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर ओवरऑल देखो हिंदी हार्टलैंड परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन सीट्स 76.8%, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का परसेंटेज, हमारा भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का भी बढ़ेगा सीट जितना अभी है उसके मुकाबले। ओवरऑल सबका मिला लिया जाए तो 40 के आसपास है, सीटें बढ़ेंगी लेकिन 33%, जितना अभी है उसका 33% बढ़ेगा। सदर्न स्टेट्स की भी सीटें बढ़ेंगी लेकिन जितना अभी है उसके मुकाबले 33.3% बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा कहां बढ़ रहा है? ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इन स्टेट्स में। और यहीं पे जो करंट रेजीम है उसको सबसे ज्यादा सीटें ही मिलती हैं, वोट शेयर भी ज्यादा है। तो अगर इन स्टेट्स के अंदर लोकसभा की सीटें बढ़ जाएंगी तो नेचुरल सी बात है कि इनके लिए चांसेस ज्यादा हैं अगले बार जीतने के। इसी आइडिया को यहाँ पे, ये जो पिछला वाला इमेज है ना वो इतना क्लियर नहीं है, ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब ये आखिरी पेज, इसको ध्यान से समझ लो। मेन मामला है, देखो दोनों अपने अपने जगह सही हैं। अगर हमारी सरकार अगर सीटें बढ़ाना चाहती हैं हर स्टेट का इन प्रोपोर्शन विद देयर पॉपुलेशन, उसके पीछे उनका मकसद खुद के वोट्स को बढ़ाना या खुद की सीटों को बढ़ाना नहीं है, बट कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल ऑफ 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू को इंश्योर करना है। तो सरकार भी जस्टिफाइड है। वेस्टेड इंटरेस्ट अगर कहीं हुआ तब तो आप कहां से जस्टिफाइबल है। लेकिन अगर ये मकसद है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, तो अगर प्रिंसिपल ऑफ इक्वल रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर कराने की कोशिश की जाए 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, यहां पे ध्यान से समझो। अगर 2011 सेंसस के हिसाब से सीधा सीधा बढ़ा दिया गया तो उत्तर प्रदेश की सीटें 80 से बढ़ के हो जाएंगी 140,
जनसंख्या ज़्यादा बढ़ी है, बिहार की 40 से बढ़ के हो जाएगी 73, जबकि होना 50% के हिसाब से कितना चाहिए था, 80 से 120, 40 से 60। राजस्थान इतने तो लगभग डबल ही कर दिया है, ठीक है, तो जनसंख्या बढ़ी है। तमिलनाडु का भी बढ़ेगा, 39 से बढ़ के 51 होगा। केरल का भी बढ़ेगा, 20 से बढ़ के 23 होगा। बेचारा देखो केरल, वो कहेगा कि मैंने पॉपुलेशन कंट्रोल स्ट्रेटजी पे सबसे ज्यादा काम किया तो उसका मुझे ये फल मिला कि 20 से बढ़ा के तुम 23 सीटें कर रहे हो हमारी। अगर जो अमित शाह जी ने कहा उस हिसाब से कहा जाए तो 80 से बढ़ करके 40 हो जाएगा, 80 प्लस 40 हो जाएगा, एमपी का 29 प्लस 15 हो जाएगा, सबका 50-50% बढ़ा दिया जाए। अगर ये प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है तो वी विल बी गिविंग इंपॉर्टेंस टू रिवार्डिंग स्टेट्स फॉर देयर पॉपुलेशन कंट्रोल स्ट्रेटजी। अगर ये प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है तो विल बी रेस्पेक्टिंग द प्रिंसिपल ऑफ 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये एक डायलेमा है। मैं ये पूरा का पूरा टॉपिक इसलिए कवर कर रहा था ताकि आपको समझ आए कि ये टॉपिक अभी खत्म होने वाला है नहीं। अब 2026 का जब सेंसस कंप्लीट होगा 2027 में, फिर बनाना है डिलिमिटेशन कमीशन। अब उस डिलिमिटेशन कमीशन को क्या काम दिया जाए, रीड्रॉइंग ऑफ बाउंड्रीज तो करना ही है, उसके अलावा नंबर ऑफ सीट्स का एलोकेशन एज पर पॉपुलेशन करना है कि नहीं करना। अगर नहीं करते हो तो भी दैट इज अनजस्ट, अनफेयर, द प्रिंसिपल ऑफ 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू इज बीइंग वायलेटेड। और अगर करते हो तो इट वुड बी अनफेयर फॉर द स्टेट्स हु हैव वर्कड फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल। आर यू गेटिंग? तो ये मामला इतना जल्दी खत्म होने वाला है नहीं। इसी कारण से मैंने सोचा कि एक बार आप लोगों को इस टॉपिक को ठीक से समझना चाहिए। और इस साल देखो डीलिमिटेशन पे प्रश्न आने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। तो डीलिमिटेशन से रिलेटेड अमेंडमेंट 42, 84, 87, ठीक है। चलो